सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर के लिए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्री बोर्ड के एग्जाम में 100% आएंगे। सो इन क्वेश्चंस को किसी भी कीमत के ऊपर आपको मिस नहीं करना है। और आप लोगों को इसको अगर PDF चाहिए तो आपको सिंपल से नीचे वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आपको अपनी, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको अपनी ईमेल ID डालनी है। आपको ऑटोमेटिकली DM आ जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर वगैरह जो भी हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। सो ये काम जरूर से कर लीजिएगा। और अब इसके बाद में चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। आता है हमारी स्क्रीन पे, तो इसमें बोला गया है कि द एक्रोनॉमी SSH स्टैंड्स फॉर। तो भैया ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सर जो आपके क्वेश्चन है किससे रिलेटेड आएंगे मैं आपको बता देता हूं कल। एक तो जितनी भी फुल फॉर्म है वो अभी एक बार देख करके जाना, क्योंकि एग्जाम में MCQ में क्या आएंगे, फुल फॉर्म सीधी आ जाएंगे। तो फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो इसमें जैसे कि SSH की बात कर रहा है, तो यहां पे SSH आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है सिक्योर सेल होता है। तो C ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ मेरी एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशन का लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए? अगर लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर 1000 कमेंट कर दो। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप दिल कर सकते हो, कुछ भी मौजी करो। अगर 1000 कमेंट होते तो आपको लास्ट मिनट रिवीजन मिल जाएगा। देखते कि आपको कितनी ज्यादा नीड है, मैं भी तो देखूं जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। भैया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट क्या होती है? हमारी सोशल मीडिया। क्या है इसमें? wikipedia.org नहीं है और facebook.com है। तो बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। cbse.gov.in एक आप लोगों की वेबसाइट है और ncrt.nic.in ये सारी किसकी है? ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि HTML में M की फुल फॉर्म क्या है? ये कोई क्वेश्चन पूछने लायक ही क्लास 10th के स्टूडेंट है, लेकिन CBSE को पता है कि भैया इतना आसान सब्जेक्ट इसे ही नहीं पढ़ते, तो ये क्या ही पता होगा इन्हें। लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप CBSE को बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको इसका आंसर पता है। और पता भी होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आप इसे ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक इज अ ऑनलाइन जर्नल और अ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट रन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशन दैट ऑफर्स रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट अबाउट अ टॉपिक। तो ये क्या होता है? इसमें क्या हो रहा है कि एक वेबसाइट है जिसके ऊपर की क्या हो रहा है, हर दिन किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये क्या होगा? ये न्यूज ग्रुप होगा, या ये ब्लॉग होगा, या फिर ये वर्ल्ड वाइड वेब होगा, या फिर ये ई ग्रुप रहेगा? क्या रहेगा? आप अपनी समझदारी से सोचो कि एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हर दिन इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये क्या है? ये है एक ब्लॉग होता है। ब्लॉग की भी डेफिनेशन यही होती है कि इट इज अ वेबसाइट दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, रेगुलरली उसके ऊपर भी अपडेट किया जाता है। तो इसलिए ब्लॉग इसका करेक्ट आंसर हो गया। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आपको एग्जामिनर बोलेगा व्लॉग। तो व्लॉग क्या होता है भैया? व्लॉग आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। उसमें इंडिविजुअल क्या करता है, कुछ भी डालता है दिन में बना के, हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल टू वेलकम, इस तरीके से घटिया सा व्लॉग बना के डालता है। तो ये होता है। ठीक है, तो ये व्लॉग में और ब्लॉग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, यहां पे क्या बोला गया है, नॉट अ वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग। तो यहां पे पता होना चाहिए कि ए टैग के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। इसमें जो सबसे पहले आपको टाइप दिया गया है वो क्या दिया गया? ब्लैंक। तो ब्लैंक आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो जो लिंक है वो एक न्यू विंडो में ओपन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये न्यू विंडो में ओपन होता है। फिर उसी के साथ में जो सेल्फ है, सेल्फ में क्या होता है कि जो लिंक है उसी विंडो में, करंट विंडो में ओपन हो जाता है किसी भी फ्रेम के ऊपर, जैसे हम लोग मेनली वेबसाइट पे करते हैं, वहीं पे वो ओपन हो जाता है। और वहीं पर अगर बात करते हैं टॉप की, तो टॉप में क्या होता है कि ये जो लिंक है करंट विंडो में ओपन होता है। इसमें क्या हो रहा था, ब्लैंक में न्यू विंडो में हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, करंट विंडो में लिंक ओपन होगा। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं बॉटम, तो बॉटम करके ऐसा कोई भी टैग नहीं होता। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। तो इसमें कहा गया है कि लिंक, वी लिंक, ए लिंक आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ, कि यहां पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि लिंक हो गया, वी लिंक हो गया, ए लिंक हो गया, किसके एट्रीब्यूट्स है? ये बॉडी के एट्रीब्यूट्स है। तो ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यहां पे कि द एट्रीब्यूट ऑफ अ इमेज स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो यहां पे क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहता है वो रहता है हमारे पास में ऑल्ट। ऑल्ट को हम लोग यहां पे एट्रीब्यूट को यूज में लेते हैं जहां पे कि हमें इमेज जब डिस्प्ले नहीं होती है। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में
हमसे कहा गया है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए वेब पेज। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप क्या ड्रॉ कौन सा एट्रीब्यूट यूज में लोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग HR इसमें यूज में लेते हैं। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम लोग, जैसे कि मेरे को वर्टिकल लाइन अगर उसमें ड्रॉ करनी है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या मैं इस टैग को यूज में ले सकता हूं? VR टैग यूज में लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्या मैं यहां पे सही हूं या गलत हूं? तो यहां पर मैं एकदम से गलत हूं, जानबूझ करके मैंने आपको गलत आंसर बताया है। ऐसा कोई भी आपके पास में टैग नहीं होता जो कि वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर सके वेब पेज में। तो यह बात ध्यान रखनी है कि कोई भी एट्रीब्यूट मतलब कोई भी टैग नहीं होता वर्टिकल लाइन के लिए। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि इन एन HTML DL DD एंड DT टैग्स आर यूज्ड टू क्रिएट, किसको क्रिएट करने के लिए यूज में लिया जाता है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि अ सॉफ्टवेयर इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट दैट गवर्निंग द यूज और द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। कि यहां पे क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि बहुत बार हमें ना कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे कि अब मैं एडिटिंग के लिए क्या करता हूं, प्रीमियर प्रो यूज में लेता हूं। तो वो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके पास में मैं उसको ऐसे यूज नहीं ले सकता। आपने सुना होगा कि क्रैक वर्जन आते हैं इन सभी के, तो वो मैं यूज नहीं कर सकता। वो इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर का एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि अब उसमें ना क्या होता है, क्रैक होता है, तो उसमें अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो आपको कुछ ना कुछ एक डेटा जा रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कंपनीज आपको एक लाइसेंस देती है, जिसके लिए आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ एक उनका अमाउंट पे करते हो। जैसे कि पर मंथ का आपका 2000 का सब्सक्रिप्शन है, तो वो आप अमाउंट किसको पे कर रहे हो? उस कंपनी को, ताकि वो सॉफ्टवेयर को आपको उस लिमिटेड टाइम के लिए यूज में लेने देगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते। तो ये क्या है, इसमें बोला गया, असर्शन में कहा गया है कि सर्च इंजन इज अ हार्डवेयर डिवाइसेस दैट सर्च फॉर एनी वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहां पे इसने कचरा कर दिया ना, इसने बोला है कि जो सर्च इंजन है ना, ये क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। नहीं भाई, ये क्या है, ये है एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनमें जाकर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वो हमें डिस्प्ले करता है। फिर इसका रीजन भी देख लेते हैं। वैसे हमें तो आंसर मिल गया कि इसका आंसर होगा, वो होगा डी ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट रहेगा। लेकिन एक बार रीजन भी देख लेते हैं। रीजन क्या दिया गया है कि गूगल सर्च एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग आर द टू पॉपुलर सर्च इंजन। एकदम से सही बात है, ये ट्रू है और ना ही ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो डी ऑप्शन हमारे यहां पे करेक्ट हो। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ध्यान से देखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि HTML कोड टू डिस्प्ले द P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, P प्लस क्यू का यहां पर स्क्वायर है, सबस्क्रिप्ट में नहीं है, यहां पर ये सुपरस्क्रिप्ट में। यार यही तो नहीं बताना था, ये बता दिया। चलो, मेरे को ये क्वेश्चन आपसे पूछना था। अब आप बताओ कि ABCD में से कौन से वाला ऑप्शन इसमें सही है, कि कौन से वाला ऑप्शन इसमें सही है ABCD में से। देखो यार, जल्दी देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने इसको लिख भी दिया और वो वर्ड भी बोल दिया जिससे कि तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां पर ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर ये जो ऊपर ऐसे हम लोग लगाते हैं, जैसे कि स्क्वायर लगा दिए, ये सब लगा दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट हम लोग इसको बोलते हैं। और इसके लिए जो हम लोग टैग यूज में लेते हैं, वो हम लोग यूज में लेते हैं SUP, हम लोग इसमें यूज में लेते हैं। तो जितने भी SUP वाले ऑप्शन है ना, वो तो सारे के सारे कट गए। A वाला कट गया, फिर इसके बाद में B वाले के अंदर SUP है, फिर बंद SUB को कर रहा है, इतना ये भी गलत है भैया। फिर इसके बाद में C वाला जो ऑप्शन है, जिस भी स्टूडेंट ने C वाला करा है ना, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पे इसमें देखो, सबसे पहले ना हमें ना P प्लस क्यू के ऊपर लगाना है, लेकिन P प्लस क्यू में पूरे में नहीं लगाना, तो इसलिए P प्लस क्यू को बाहर रखेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग लगाएंगे सबस्क्रिप्ट और फिर सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी, फिर इसके बाद में 2 जो कि हमें एक वैल्यू गिवन है, फिर इसके बाद में सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप HTML कोड लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विच HTML टैग कॉज द ब्राउजर टू रेंडर द टेक्स्ट एज एन इटैलिक। कि इटैलिक के अंदर अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज में लोगे, मतलब कि उसके लिए कौन से वाला जो टैग है उसको यूज में लोगे। तो इसके अंदर अलग अलग आपको दिया हुआ है। जैसे कि सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है कि टेक्स्ट स्टाइल इज इक्वल टू इटैलिक, और फिर इसके बाद में टेक्स्ट को क्लोज कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। इटैलिक्स के लिए हमेशा याद रखना कि चाहे से आपको बोल्ड करना हो, या फिर आपको इटैलिक में कन्वर्ट करना हो, या फिर आपको अंडरलाइन करना हो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सा अगर बोल्ड है तो बोल्ड के अंदर आप B लिखेंगे और फिर इसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, जो भी आपको करना है। अगर आपको उस
स्टेटमेंट को बोल्ड करना है तो उसके लिए यह टैग हम लोग यूज में लेंगे। इसी तरीके से ये जो टैग है ये हम लोग किसके लिए यूज में लेते हैं, इटैलिक के लिए लेते हैं। तो इटैलिक के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पे दिखेगा वो दिखेगा कि आई और फिर उसके बाद में क्लोज कर देना है आपको, ठीक है। ये जो सी ऑप्शन है इसके लिए वो एकदम से करेक्ट होने वाला है। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब देखो इसके अंदर ये जो नॉट है ना, नोट ध्यान से देखना क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमसीक्यू में आपसे गलती होगी ना तो बस इस नोट की वजह से होगी, तो नोट को ध्यान से पढ़ना। तो इसके अंदर बोला गया है कि नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कौन से एग्जांपल नहीं है, तो एक है इसके अंदर पेटेंट जो कि इसका एग्जांपल है, ट्रेडमार्क भी इसका एग्जांपल है, लेकिन यार पासवर्ड थोड़ी होता है, पासवर्ड तो एकदम से गलत हो गया, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इंडस्ट्रियल डिजाइन भी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर आता है। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि while creating the web document which unit is used to express an image height and width, कि इमेज की जो हाइट है और width है उसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं जब कभी भी हम लोग एक वेब डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। तो यहां पे हम लोग जो इसको बोलते हैं वो बोलते हैं पिक्सल्स, ना सेंटीमीटर बोलते हैं ना इंचेस बोलते हैं, यहां पे हम लोग बोलते हैं पिक्सल्स, ठीक है। इसलिए याद रखना इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक तरीके से छोटा सा आपको केस दिया हुआ है कि यहां पे जो प्रीति है ना, प्रीति नीड्स टू सेंड एन वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज, उसको एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मैसेज भेजना है टू हर कलीग, उसकी कलीग को, इन अ ऑफिस ओवर अ सिक्योर चैनल, कि वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर जाए, किसी को भी वो पता ना लगे कि उस मैसेज में है क्या। एंड सी यूजेस अ टेक्निक वेयर इन एक्चुअल मैसेज विच इज अ रीडेबल फॉर्म, जो कि रीडेबल होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ अनरीडेबल मैसेज। वो क्या करते हैं कि जो हमारा हम मैसेज जो पढ़ सकता है आम इंसान, उसको क्या करते हैं कि वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखो आप कर क्या रहे हो, आपने जैसे कि मैं कोई भी नाम लिख देता हूं, चलो मेरा ही नाम लिखा AYUSH, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इसको है ना थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, कि अगर कोई और भी पढ़ेगा तो वो भी पढ़ेगा, आयुष ही पढ़ेगा, लेकिन मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको बोल देता हूं कि इसको मैंने क्या बोल दिया यार, C, और फिर उसके बाद में D और A B और C, ठीक है। ये मैंने एक वर्ड लिख दिया, ठीक है। अब ये वर्ड है, अब इसके साथ में मैंने ना इसके अंदर कुछ ना कुछ कोडिंग या फिर कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा क्या है कि जिससे कि ये वर्ड हो गया। अब इसको अगर मैं भेजूंगा ना तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि है क्या, लेकिन जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया है ना तो यहां पे मेरे को पता है कि मैंने ना इसको अनरीडेबल फॉर्म में कर दिया, तो इसीलिए कोई भी पहचान नहीं पाएगा, कोई सोचेगा कि ऐसी रैंडम लिखा हुआ है लेकिन ये तो मेरा नाम है। तो इससे जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं इनक्रिप्शन। तो इसीलिए ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट होने वाला है। और इसी को अगर डिकोड करना हो, जैसे कि हमारा कोड है, इसको हम लोग फिर से नाम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मतलब कि डिक्रिप्शन। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ डेटा, कि डेटा की सिक्योरिटी के लिए कौन सी चीज को यूज में लेंगे आप। सबसे पहले आप यूज में लेंगे ऑथेंटिकेशन, कि भैया सिर्फ और सिर्फ आप किसी को ऑथेंटिकेट करते हो कि ये पर्सन ही जा सकता है, ये पर्सन ही जा सकता है, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो। फिर सेकंड आता है ऑथराइजेशन की, आपने ऑथराइजेशन भी दे रखे कि यही पर्सन इस चीज को चेंज कर सकता है, ये जैसे कि एमडी वगैरह होते हैं ना, उनके पास में अथॉरिटी होती है, वो सब चीजें आपने इसमें कर रखी हैं। और फिर लास्ट में है इंक्रिप्शन। तो ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं ये किस लिए होती है, सिक्योरिटी के लिए होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन देखते भावुक मत हो जाना कि भैया ये वाला क्वेश्चन तो आ रहा है और इसका ये ऑप्शन करके आ जाओगे, तो पहले पूरा ध्यान से देखना ऑप्शन को भी और क्वेश्चन को भी। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, की कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। अब देखो मैंने कहा था ना कि इसके अंदर नॉट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी नॉट आ गया, तो इसलिए नॉट ध्यान से पढ़ना। तो इसके अंदर बोला गया कि कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। अब जैसे कि इसके अंदर सबसे फर्स्ट में हो गया प्लेगरिज्म, कि आप किसी का कॉपी कर रहे हो और फिर उसको पेस्ट कर रहे हो, तो ये तो आप एक तरीके से लीगली कर रहे हो। फिर फिशिंग, फिशिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको कोई भी एक मेल आती है, उसमें लिखा होता है कि मैसेज भी आ सकता है कि उसमें लिखा होता है कि बस 2 घंटे काम करें और आपको मिलेंगे 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो ऐसे जो होता है इनको कहते हैं फिशिंग, जिसके अंदर
कि जैसे कि मछली होती है ना, उसको हम क्या डालते हैं, छोटा सा एक बाइट डालते हैं किसी भी चीज का, जिससे कि वो उसके अंदर है ना आ जाती है और फिर उसके बाद में हम उसे पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि ना हमें ना एक बाइट दिया जाता है कि भैया तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे, बस इसके ऊपर क्लिक करो, फिर आप उसके अंदर फंस जाते हो, फिर आपके पैसे कट जाते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर यूजिंग अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर। बताओ, हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर को यूज में ले रहे हैं, उसको भी कैसे साइबर क्राइम होगा? ये तो हमारा अधिकार है, तो इसके लिए तो हम लोग पैसे देते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो जाएगा कि एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है ना, तो उसके अंदर कोई भी साइबर क्राइम नहीं होता है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे पूछा गया है कि इज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ अ मॉडिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर कोड रिमेन विद द ओनर। कि जैसे कि मान लो कि एक जैसे कि प्रॉपर्टी होती है, अब प्रॉपर्टी के अंदर आपकी लैंड है और आपकी लैंड के ऊपर क्या है, एक जो राइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, उसके ओनर को होता है कि उसके साथ में जैसे कि उसको अगर हल जोतना है वो हल जोते, उसके ऊपर उसको मकान बनाना है मकान बनाए, उसको खेती करनी है खेती करे, जो उसको करना है वो करे। तो क्या होती है, एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरीके से जैसे कि यहां पे भी क्या है कि ओनर चाहे तो ही वो चीज चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे जो होता है जो कि हमारे सोर्सेज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर की, मतलब कि जिनके अंदर की प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ ओनर के पास में होती है कि वो उसको चेंज कर सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि इज अ राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज और हर इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग यूज्ड और कॉपी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ अ टाइम। कि भैया अब जैसे कि ना मान लो कि आपने ना कोई एक चीज ऐसे इन्वेंट करी जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और ये आपने बता दिया कि मैंने ना ये मान लो कि एक प्रोडक्ट है जिसको कि मैंने डिजाइन किया है, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब जैसे आपने बताया ना, तो कॉपी करने वाले बहुत हैं, हमारी भी कॉपी करते हैं। तो ये जब कॉपी करते हैं ना, तो आपका तो नुकसान हो गया, आपने तो इन्वेंट करा था लेकिन उसने कॉपी कर लिया। तो ऐसे केस के अंदर आपकी ये जो इन्वेंशन है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको पेटेंट प्रोवाइड करवाती है, पेटेंट प्रोवाइड करवाती है, और उससे आपको ये मिलता है कि भैया आपका नाम लिख दिया जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं, ये इसका राइट आपके पास में होगा। अगर कोई और यूज करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एन फॉन्ट टैग। कि फॉन्ट टैग का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। तो जैसे कि यहां पर इसमें बोला गया है कि एक है कलर हो गया, फेस हो गया, टाइप हो गया या फिर साइज हो गया, तो इसमें कौन से वाला इसका टाइप नहीं है। तो देखो कलर भी इसका एट्रीब्यूट है, फेस भी इसका एट्रीब्यूट है, लेकिन टाइप जो है वो नहीं है। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप, इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है कि द टैग डिस्प्लेस द टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट के लिए क्या यूज में लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग SUB, और सुपर के लिए क्या लेते हैं, सुपर के लिए हम लोग लेते हैं SUP। समझ गए? तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से सही रहेगा। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा प्रथम से। अब देखो प्रथम स्थान के ऊपर आप लोगों को भी आना है, लेकिन प्रथम हमें यहां पर क्वेश्चन मिल गया। प्रथम क्वेश्चन में ये कहता है कि इज एक्साइटेड टू यूज ए न्यू सॉफ्टवेयर। वो एक नया सॉफ्टवेयर फ्री में उसको मिला है, अवेलेबल टू डाउनलोड, बट ही कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड एंड प्रथम इज यूजिंग। कि भैया वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड तो कर सकता है, लेकिन उसके साथ में ना वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम क्या होता है? ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन इसके लिए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें प्रियांशु है। प्रियांशु ने क्या करा है कि एक कोड लिखा है, ठीक है, ये कोड लिखा है कि बी और फिर इसके बाद में मिस्ट्री मोना। अब इसमें बोला गया कि आउटपुट क्या होगा इस कोड का। तो इस कोड का आउटपुट क्या होगा भैया, यहां पर ध्यान से देखो, इसने क्या करा है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको ये क्या करना चाह रहा है, बोल्ड करना चाह रहा है। बी क्या होता है, ये होता है इसको बोल्ड करने के लिए। तो अब इनमें से यार बोल्ड कौन सा होगा, सारे सारे एक जैसे, सॉरी गलती हो गई। इनमें से एक तो होगा रेगुलर, ठीक है, और फिर दूसरे वाला होगा आपके पास में बोल्ड, और फिर इसके बाद में तीसरा होगा आपके पास में ये इटैलिक, और चौथा होगा आपके पास में ये मतलब कि इटैलिक प्लस बोल्ड होगा, ठीक है, इटैलिक प्लस बोल्ड। तो आपको जो करेक्ट करना है वो करना, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट करना है। समझ गए? समझ रहे हो ना? फीलिंग लो, मैं इसमें दिखाना भूल गया, लेकिन आप समझ रहे हो यार, बोल्ड मैंने सारा सारा कर रखा है तो वही होता है। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि राइट सुटेबल HTML कोड
टू इम्बेड एन ऑडियो और अ वीडियो इन अ वेब पेज, कि आपको एक ऑडियो या फिर एक वीडियो डालनी है एक वेब पेज के अंदर, तो आप उसके लिए कोड लिखिए। तो हम लोग इसका कोड लिखेंगे जैसे कि हमें अगर वीडियो को इम्बेड करना है तो इसके लिए जो हम लोग कोड लिखेंगे वो लिखेंगे कि वीडियो कंट्रोल, फिर इसके बाद में जो भी हमारा सोर्स है, सोर्स लिखना है और उसकी लोकेशन आपको लिखनी है, जैसे कि वीडियो फाइल .mp4 है, फिर इसके बाद में आप वीडियो एलिमेंट को क्लोज कर देंगे। अब इसी तरीके से हमें अगर ऑडियो को उसके अंदर इम्बेड करना है तो इम्बेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले ऑडियो कंट्रोल्स का जो टैग है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसका जो सोर्स है उसको हम लोग लिखेंगे कि ऑडियो फाइल .mp3, जो भी फाइल आपकी सिलेक्टेड है उसका सोर्स आपने लिख दिया, फिर लास्ट के अंदर आपको ऑडियो को क्लोज कर देना है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द हाइपर टेक्स्ट लिंक, क्या होता है, और गिव द नेम एंड द सिंटैक्स फॉर द एचटीएमएल टैग व्हिच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द हाइपर टेक्स्ट लिंक। हाइपर टेक्स्ट लिंक के लिए कोई एक सिंटैक्स बताओ जिसको कि यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक अलाउज अस टू यूज एन एचटीएमएल एलिमेंट्स, की जो भी एचटीएमएल एलिमेंट हो गया, टेक्स्ट हो गया या फिर इमेज हो गया, टू अनदर डॉक्यूमेंट और अ न्यू सेशन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। जैसे कि अगर आपको कोई भी एक नए उसके साथ में आपको लिंक करना है तो वहां पे आपको जो हेल्प करता है वो करता है हाइपर लिंक। अब जैसे कि हम लोग एक नेम बता देते हैं, वो हो गया एंकर टैग। अब एंकर टैग जो है इसका हम लोग अगर सिंटेक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा AHREF, ये इसका देखो शॉर्ट फॉर्म है लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आपने लिंक एड्रेस डाल दिया है, फिर इसके बाद में हाइपर टेक्स्ट लिंक है जो कि आप इसमें इंसर्ट करेंगे, और फिर लास्ट के अंदर आपको ए को क्लोज कर देना है, ए एलिमेंट को आप क्लोज करेंगे। और फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूआरएल। यूआरएल से आप क्या समझते हो? तो सबसे पहले तो यूआरएल की डेफिनेशन लिखेंगे कि यूआरएल स्टैंड्स फॉर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ईमेल एड्रेस के, और ईमेल एड्रेस से कैसे डिफरेंट है। तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज बेसिकली अ वेब एड्रेस दैट आइडेंटिफाई अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। यूआरएल का काम ये होता है कि जो भी रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई करने का काम होता है यूआरएल का। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि एन ईमेल एड्रेस इज एन अकाउंट ऑन अ मेल सर्वर एंड द मेन डिफरेंस इज दैट द ईमेल जो एड्रेस होता है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी ईमेल आईडी क्या है, वो है successkarunway@gmail.com है, और जो वेबसाइट है, वेबसाइट क्या होती है successkarunway.com। तो यहां पर क्या होता है, मेल के अंदर क्या आएगा, @ आएगा, और वहीं पर जो यूआरएल है यूआरएल के अंदर @ नहीं आता है। एंड वेयर एज द यूआरएल नेवर हैज इट एंड एन ईमेल एड्रेस डज नॉट स्टार्ट विद www। ईमेल एड्रेस कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे कि हमारी वेबसाइट होगी तो हमारी वेबसाइट कैसे स्टार्ट होती है, हमारी वेबसाइट स्टार्ट होती है www और फिर उसके बाद में हमारा नाम successkarunway.com। ठीक है, ये इस तरीके से ईमेल होती है, और ईमेल आईडी क्या होगी, successkarunway@gmail.com। ठीक है, समझ के। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि वो ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूज ग्रुप, कि आप न्यूज ग्रुप से क्या समझते हैं, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लॉग, की ब्लॉग से कैसे डिफरेंट है। तो बेसिकली न्यूज ग्रुप इज अ इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप, की एक न्यूज ग्रुप क्या होता है, इंटरनेट डिस्कशन ग्रुप होता है, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि साइबर सेफ्टी हो गया। पीपल कैन पोस्ट मैसेजेस ऑन द ग्रुप रिगार्डिंग द टॉपिक, एनीवन कैन ज्वाइन द डिस्कशन ग्रुप। तो देखो न्यूज ग्रुप के अंदर क्या होता है कि बेसिकली डिस्कशन होता है, कि जैसे कि मान लो कि आपको कोई एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, साइबर सेफ्टी के बारे में करना है, तो आपने ना बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया। अब सभी के अलग अलग ओपिनियन होंगे, सभी उसके अंदर ज्वाइन होंगे, सभी उसके अंदर अपनी राय देंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है न्यूज रूम। और वहीं पर ही जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग इज मोर लाइक अ वेबसाइट, एक वेबसाइट की तरह होता है, वेयर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल राइट अबाउट एनीथिंग दैट इंटरेस्ट देम, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, जिसके बारे में कि कुछ लोग लिखते हैं या फिर एक आदमी लिखता है, एंड इट इज यूजुअली ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड वी कैन ओनली पोस्ट द कमेंट ऑन द ब्लॉग। और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर, अब यूट्यूब के ऊपर आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो डिस्कशन, या आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट करो ना, क्या कर रहे हो, कमेंट करो, कुछ तो कमेंट करो। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि डिफाइन इंटरनेट, इंटरनेट को डिफाइन करो एंड राइट इट्स टू यूजेस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर दो यूज लिखो भैया। सबसे पहला यूज तो हमारी पढ़ाई में काम
काम आ रहा है अभी, क्योंकि अभी कोई नहीं पढ़ा रहा तो पढ़ने में काम आ रहा है। दूसरा यूज क्या होता है कि हम इसे ईमेल के लिए यूज में लेते, तीसरा एंटरटेनमेंट के लिए यूज में लेते, चौथा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए। इसके तो यूजेस ही यूजेस हैं भाई साहब। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि जो इंटरनेट है वो क्या होता है। तो इंटरनेट को हम लोग बोलेंगे कि इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, कि जितने भी वर्ल्ड वाइड में पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है ना उन सब का कनेक्टेड नेटवर्क होता है। एंड द अदर डिवाइसेस इट प्रोवाइड्स विद द वेरी इजी एंड द फास्ट कन्वीनियंट वे टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट वे है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको कोई एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ना है या फिर कोई एक ऐसी मेडिकल से रिलेटेड कोई एक चीज पढ़नी है जो कि एक पर्टिकुलर बुक में है, तो आपको उस बुक को ढूंढना पड़ेगा, अपने प्रोफेसर से पूछना पड़ेगा कि कहां पर है क्या है, तो आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन वहीं पर गूगल से कितना आसान हो गया, आप उसके ऊपर लिखो वो चीज आपको मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो ये फायदा है इंटरनेट का। एंड इट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज में लेता है। इसके यूज हमने देख लिए। अब इसमें बोला गया कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, कि वर्ल्ड वाइड वेब से कैसे डिफरेंट है। तो यहां पर द वर्ल्ड वाइड वेब और अ वेब फॉर अ शॉर्ट आर द पेजेस यू सी व्हेन यू आर एट अ डिवाइस। कि भैया ये होता है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी भी एक डिवाइस के ऊपर हो, किसी भी एक कंप्यूटर पे हो, तो आप जो पेज देखते हो वो काम होता है इनका। And when you are online, whereas the internet is a network of a interconnected computer where the web work on। कि भैया यहां पर इनका कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट तो इंटरनेट कंप्यूटर्स होते हैं, सारा सिस्टम होता है, और वहीं पर ही जो आप उसमें देखते हो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास में जो वेब है। यार यही तो है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, इसमें बोला गया है कि व्हाट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के मेरिट्स बताइए। तो भैया एक ई लर्निंग को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ई लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज ए लर्निंग सिस्टम विच मेक्स अ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज मेनली द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। इट इनकम्पासेस एवरीथिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्लासरूम दैट इनकॉर्पोरेट बेसिक टेक्नोलॉजी टू द ऑनलाइन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। तो ई लर्निंग का मतलब क्या है कि जिसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ई लर्निंग। अब ई लर्निंग के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि आपके, मैं क्या एग्जांपल दूं यार तुम्हें, हाँ जैसे कि आपका फोन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपकी जो पढ़ाई है उसके अंदर ये यूज में आ रहा है, तो इसीलिए कैसी लर्निंग होगी, होगी ई लर्निंग हो गई। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं इसकी मेरिट्स क्या क्या है। इसकी मेरिट हमारे पास में सबसे पहली ये है कि सिंस इन ई लर्निंग टीचर आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू टीच। यहां पर क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहा हूं, जैसे कि ये है, ये यहां पर है आईपैड। आईपैड से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से दिख रहा है। वहीं पर ही जो आपके टीचर्स हैं वो क्लासरूम में बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं और मैं यहां पे इसके ऊपर पढ़ा रहा हूं, तो टेक्नोलॉजी का यूज में आता है। एंड इट इज हाईली एंगेजिंग, और इससे आप आसानी से एंगेज भी हो पाते हो। जैसे कि बीच बीच में आपको कुछ देखने को भी मिल जाता है, इमेजेस वगैरह भी मिल जाती हैं, लेकिन अभी तो इमेज नहीं लगाई क्योंकि तुम्हारे को बड़ा जल्दी चाहिए था कि भैया जल्दी से ला करके दो, इसीलिए इमेज नहीं लगाई। एंड स्टूडेंट कैन लर्न एनीवेयर एनी टाइम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस एंड थस सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। जैसे कि अगर मान लो कि तुमने कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं पढ़ा है पूरे साल, तो यूट्यूब तुम्हारा कितना अच्छा हेल्प कर रहा है। यूट्यूब पर मैं तुम्हें मिला, फिर उसके बाद में तुमने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी, अब अगर तुम पूरा सिलेबस पढ़ने बैठोगे तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, और अगर ट्यूशन भी करते तो भी पैसा वेस्ट होता। तो यही जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन किसने किया, ई लर्निंग ने किया। ई लर्निंग से आपको मैं मिल गया और मेरे को आप मिल गए, तो मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया, आपके अच्छे नंबर आए, बस यही तो फायदा है। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आएगा, कोई ना कोई आपको कोड लिखने के लिए होगा। तो देखो यहां पर इसमें कहा गया है कि राइट एंड मतलब कि राइट द HTML कोड। आपको HTML कोड लिखना है, ये टेबल आपको गिवन है। तो इसमें क्या क्या आप ऑब्जर्व करेंगे वो सबसे पहले देखिए। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, वो देखेंगे कि यहां पर है एक हेडिंग है। अब ये हेडिंग जो है इसका अलाइनमेंट कैसा है, लेफ्ट या फिर राइट में। तो ये जो हेडिंग है ये है हमारी लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो हमारी टेबल है ना, इसके अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम है, और आपको किस तरीके से डिफाइन करना है। तो आप इसके अंदर चाहो तो कॉलम से स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो रोज से स्टार्ट करोगे। तो हम लोग इसकी तो एक एक रोज से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये वाली रो लेंगे और फिर इसके बाद में ये नेक्स्ट रो लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करने वाले। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप कॉलम से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखो ये स्पेसिफिकेशन आपको गिवन होगी कि किस तरीके से आपका ये कोड है होना चाहिए, कौन सी चीज
इसमें बोल्ड है कैसा है, तो ये चीज एक बार इसमें पढ़ लेना और इसी के ही नंबर होंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इसका कोड लिखना। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि HTML, फिर उसके बाद में हेड को ओपन करेंगे और हेड में कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा बॉडी कलर। ये बॉडी कलर आपको गिवन रहेगा और उसको आपको लिखना है। और फिर उसके बाद में आप यहां पर लिखेंगे लाइट केन, इसके अंदर कलर गिवन है। फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट में लिखेंगे कि हमारी जो हेडिंग है ना वो कैसी है, वो है H1 हेडिंग है, जिसको कि हमारी हेडिंग है वो है HTML टेबल, और फिर इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में आपको जो स्टार्ट करेंगे टेबल, तो टेबल के अंदर आप सबसे पहले स्पेसिफाई करेंगे उसका बॉर्डर, कि उसका बॉर्डर कितना है। तो टेबल का जो बॉर्डर है वो है 1 पिक्सल का। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट रो। तो अब यहां पर फर्स्ट रो के अंदर देखो क्या है, फर्स्ट रो के अंदर रोल नंबर है, फिर इसके बाद में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और क्लास है। तो यही हमने किया। तो सबसे फर्स्ट में हमने लिखा कि यहां पर TH एलिमेंट से रोल नंबर, फिर इसको क्लोज किया। फिर इसके बाद में TH एलिमेंट से फर्स्ट नेम लिखा, फिर इसको क्लोज किया। फिर TH से लास्ट नेम लिखा, फिर इसको क्लोज किया। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। अब इस रो को हमने क्लोज कर दिया। अब हमें नई रो को स्टार्ट करना है। तो नई रो को स्टार्ट करेंगे TR से, और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि TD1 हो गया और TDFN1 हो गया, फिर इसके बाद में TDFLN1 हो गया, फिर इसके बाद में 12th हो गया, और इसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये आपको करना है। अब देखो इसके अंदर आगे यहां पर ट्विस्ट आ रहा है। हमारी जो नेक्स्ट रो है ना, सेकंड रो, ये वाली रो ध्यान से देखो, मैं इसको अलग कलर से आपको करके दिखाता हूं पिंक से। तो यहां पर ये है सेकंड, तो ऐसी चीज लिख देंगे FN2 भी हो गया, LN2 भी हो गया। लेकिन यहां पर देखो कि जो हमारा ये जो नेक्स्ट है ना, इसमें ध्यान से देखो कि इसके अंदर है ना दो एक साथ मिल रही है, दो रोज एक साथ मिल रही है। तो हम लोग यहां पर जो एलिमेंट यूज में करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। फिर जो थर्ड रो है, थर्ड रो के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे दो कॉलम को हम लोग एक साथ मिला रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे TR से, फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे TD जो कि हमारी फर्स्ट वैल्यू है, फिर सेकंड में हमने सेकंड वैल्यू लिखा, थर्ड में थर्ड वैल्यू लिखा। लेकिन हमें अगर रो को कंबाइन करना है, दो सेल को अगर हमें कंबाइन करना है एक रो के, तो हम लोग जो एलिमेंट यूज में लेंगे, यहां पर यूज में लेंगे TD रो स्पेन। दो सेल्स को कंबाइन कर रहे हैं तो दो हुआ, फिर 11th लिखा, फिर इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद में हम इस रो को क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग नई रो को स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर की सबसे फर्स्ट एलिमेंट लिखा। फिर सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, अब की बार कॉलम को दो को मिलाना है। तो यहां पर लिख दिया TD कॉलम स्पेन, और फिर इसके बाद में सेकंड आ गया FN3 LN3, इसको क्लोज किया। फिर लास्ट के अंदर TR को क्लोज कर देंगे, टेबल क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया, और इस वीडियो को भी यहीं पर ही क्लोज करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।